ये कहानी है हिमांशु और प्रणीता की, जो 4 साल पहले विवाह के बंधन में बंधे थे। हिमांशु एक मोटर बाइक डीलरशिप कंपनी में काम किया करता। शादी से पहले उसने बहुत से सपने संजोए थे, परंतु अभी तक उसकी पूर्ति नहीं कर पाया था। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और अपनी पगार से घर का किराया देकर कुछ ज्यादा बचत नहीं कर पाता था। इस तरह वो बस जिंदगी में उलझ कर रह गया था। परंतु हिमांशु अपने जीवन के प्रति आशावादी था। आने वाले दिनों में समय बदलेगा और कुछ अच्छा होगा, इस बात की उम्मीद उसने जगाई रखी थी। प्रणीता पढ़ी लिखी थी और उसे आसानी से शहर में किसी स्कूल में नौकरी मिल गई थी और दोनों मिलकर अपनी जिंदगी पटरी पे ले आएंगे, ऐसा उसने सोच रखा था। लेकिन फिलहाल प्रणीता कोई नौकरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन पर अभी 2 साल के बेटे की जिम्मेदारी थी। हिमांशु मोटर बाइक डीलर शोरूम में सेल्समैन के पद पर था और ग्राहकों को गाड़ियां दिखाना उसका काम था। पर कुछ महीनों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में मंदी चल रही थी और कंपनियों को काफी घाटे का सामना करना पड़ रहा था और संभवतः उसे नौकरी जाने का डर सता रहा था। उसका डर सही साबित हुआ। कंपनी के कई कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साथ ही साथ हिमांशु की भी नौकरी चली गई। नौकरी जाने से वो टूट सा गया था। उसे कई सारी चिंताओं ने घेर लिया। अब क्या होगा? इतने जल्दी उसे दूसरी नौकरी कहाँ से मिलेगी? उसके खाते में इतनी भी बचत नहीं थी कि वो 2-4 महीने बिना नौकरी के निकल जाए। वो बेरोजगार रहा तो घर का खर्चा और बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? रास्ते भर वो यही बात सोचते सोचते घर पहुंचा। घर पहुंचते ही प्रणीता, आ गए आप? चलो आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अगर प्रणीता को पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो वो बहुत चिंतित हो जाएगी और अभी उसे बताने में कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि फिलहाल वो किसी प्रकार की सहायता भी नहीं कर सकती। मैं उसे किसी परेशानी में नहीं डालूंगा। उसे नौकरी जाने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। और हिमांशु उससे कुछ न बताने का निर्णय लेता है। रोज की अपनी दिनचर्या के अनुसार हिमांशु सुबह उठता है, काम पर जाने के लिए तैयार होकर घर से निकल जाता है। बुक स्टॉल से अखबार खरीदकर एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और अखबारों में छपी नौकरियों के इश्तेहार देखने लगता है। परंतु उसे किसी और फील्ड में काम करने का अनुभव नहीं होता। उन इश्तेहारों में से 3 जगह जाने का सोचता है और निकल पड़ता है, परंतु वहां जाकर भी उसे निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि कंपनी वालों को कोई अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होती है। ऐसे ही हिमांशु रोज अलग अलग जगह इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिलती। उसे अब ये चिंता सताने लगती है, आगे क्या होगा? आने वाले दिनों में घर कैसा चलेगा? उसकी हिम्मत टूटने लगती है। प्रणीता से भी वो काफी कम बात करने लगा। इस बीच एक दिन प्रणीता ने उससे कहा, हिमांशु सुनो, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है, क्या मैं तुमसे कह सकती हूँ? हाँ कहो, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? नहीं, पहले आप वादा कीजिए कि आप ना नहीं करेंगे। हिमांशु थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके लिए प्रणीता वादा करने के लिए कह रही है। लेकिन हिमांशु प्रणीता को अच्छे से समझता था कि वो कोई ऐसी वैसी मांग नहीं करेगी और वो हाँ कह देता है। हिमांशु, दरअसल बात ये है कि हमारे पड़ोस में जो मिसेस सावंत रहती है, मेरी उनसे अच्छी बातचीत है। वो दोनों पति पत्नी नौकरी पेशा है। ऑफिस जाने से पहले वो अपने दोनों बच्चों को किसी डे केयर में रख कर जाते हैं और वो उन्हें काफी दूर पड़ता है और कभी कभी तो उन्हें ऑफिस से लेट भी हो जाता है और बच्चों की बड़ी चिंता होती है। इसलिए वो मुझे पूछ रहे थे कि अगर वो अपने बच्चों को हमारे यहाँ छोड़कर जाएगी तो कैसा रहेगा। बगल में ही घर है तो बच्चों की चिंता भी नहीं रहेगी और उसके बदले वो मुझे 10,000 रुपए महीना देगी। और उनकी और भी सहेलियां हैं जो अपने बच्चों को डे केयर में रखना चाहती है। हिमांशु बड़ी सोच में पड़ गया। वो जो परेशानी से गुजर रहा था, प्रणीता की बात सुनकर उसके अंदर एक उम्मीद जागी। अच्छा, फिर तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? आपसे बिना पूछे
कैसे उन्हें कोई उत्तर दे देती भला। सो मैंने कहा आपसे पूछकर बताऊंगी। तो क्या कहते हो तुम, अपने घर में डे केयर सेंटर शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ, शुरू करो। ये तो बहुत अच्छी बात है और इसके लिए तुम्हें जो भी मदद की जरूरत है मैं करूँगा। ओह हिमांशु, मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझती हूँ जो मुझे इतने अच्छे और समझदार पति मिले। समझ नहीं आ रहा तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ। प्रणीता, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अच्छा प्रणीता, मुझे भी तुमसे एक बात कहनी थी। अरे बेझिझक होकर कहो, मुझसे कुछ कहने के लिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कंपनी के घाटे के चलते कुछ दिनों पहले मेरी नौकरी चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती, लेकिन मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए कुछ नहीं बता पाया। हिमांशु, एक बात बताऊं, आपका टर्मिनेशन लेटर मैंने पढ़ लिया था। आपको लगा आप मुझसे परेशानी छुपा लोगे, लेकिन मैं आपका चेहरा पढ़ सकती हूँ। आखिर आपके जीवन साथी हूँ। प्रणीता सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप रही ताकि उस बात की तकलीफ मुझे ना हो। और वो डे केयर के बारे में सोचना, अब हिमांशु को सारी बातें समझ में आ गई थी। किस तरह उसकी पत्नी इस मुसीबत की घड़ी में उसका साथ दे रही है, ये सोचकर हिमांशु बहुत भावुक हो गया। और तभी प्रणीता हिमांशु से कहती है, अगर पति पत्नी अपने सुख दुख में हमेशा इसी तरह एक दूसरे के साथ दे तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बाधा को भी आसानी से पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। दुर्गापुर एक छोटा सा शहर जहाँ पुरुषोत्तम नाम के एक व्यापारी रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी जयंती और उनका बेटा जगदीश था। शहर में उनकी एक किराना दुकान थी। जगदीश भी अपने पिता के साथ दुकान में काम किया करता। पुरुषोत्तम गेहूं, चावल, चीनी, तेल, घी, मसाले इत्यादि के व्यापार करते थे। पुरुषोत्तम एक बहुत ईमानदार और सच्चे व्यक्ति थे। उनकी छवि पूरे शहर में बहुत अच्छी थी। पुरुषोत्तम ग्राहकों से बहुत अच्छे से पेश आते थे, इसलिए उनके दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। जयंती को अपने पति के ईमानदारी पर बहुत गर्व महसूस होता था, परंतु जगदीश के विचार कुछ अलग होते हैं। वो जल्दी ही और आसानी से मुनाफा कमाना चाहता था, परंतु ये बात वो कभी अपने पिताजी से जाहिर नहीं कर पाया था। जगदीश अब शादी के लायक हो जाता है और फिर अगले ही वर्ष बड़ी धूमधाम से जगदीश की शादी कुसुम नाम की लड़की से हो जाती है। नई बहू के आने से घर में बड़ा ही खुशी का माहौल होता है। कुसुम सास और ससुर जी की अच्छे से सेवा करती है, परंतु समय के साथ कुसुम में बहुत परिवर्तन आ जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुसुम जगदीश से कहती है, अजी सुनते हो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो कुसुम, क्या बात है? आप कब तक यूं पिताजी के साथ काम करते रहोगे? क्या हमारा खुद का कुछ व्यवसाय नहीं होगा? आगे हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारे खर्चे बढ़ेंगे, तब हम क्या करेंगे? क्यों ना आप पिताजी से बात करके अपनी खुद की कोई दुकान खोल लो। हाँ कुसुम, तुमने ठीक कहा। मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा था, लेकिन मैं इस बारे में उन्हें कभी कुछ बोल नहीं पाया। ठीक है, कुछ दिन बाद मैं उनसे बात करता हूँ। और फिर जगदीश उचित समय देखकर पिताजी से बात करता है। पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? पिताजी, मैं अब खुद का कुछ व्यापार करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ओर से कुछ पूंजी जमा की है और आप कुछ मदद कर देते तो मेरी नई दुकान खुल जाएगी। लेकिन बेटा, अपनी दुकान चलाने में तुम्हें क्या समस्या है
और आगे भी तुम्हें ही व्यापार संभालना है। वो सब ठीक है पिताजी, लेकिन मैं अब अपने तरीके से व्यापार करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, हम अब भी तो अच्छे से ही अपना व्यापार कर रहे हैं। पिताजी, आपका तरीका अब काफ़ी पुराना हो चुका है। अब ज़माना बदल गया है और आप जिस ईमानदारी से व्यापार कर रहे हो उस तरह तो हम ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे और ना कभी तरक्की कर पाएंगे। बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ गया। जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता। और बेटा, विश्वास जितना बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। वो सब मुझे पता है पिताजी, बस आप ये बताइए, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर जगदीश बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जयंती को ये सब सुनकर बड़ा दुख होता है और वो पुरुषोत्तम से कहती है, सुनिए, आपने जगदीश की बात क्यों मान ली? आप मना भी कर सकते थे। नहीं जयंती, अपना बेटा अभी बड़ा और समझदार हो गया है, उसे उसके तरीके से दुनिया को समझने दो। ऐसा कहकर पुरुषोत्तम अपनी पत्नी को समझाते हैं और कुछ दिनों बाद अपने ही मोहल्ले में जगदीश की दुकान शुरू हो जाती है। अपनी दुकान में जगदीश हर प्रकार के अनाज और वस्तुएं रखता है। शुरू में ग्राहकों को लुभाने के लिए जगदीश बहुत सी चीजें बाकियों से कम कीमत में बेचता है और कई सारी चीजों पर छूट भी देता है और देखते ही देखते ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है और ऐसे ही जगदीश का व्यापार चल पड़ता है। बेटे की कामयाबी देखकर जयंती और पुरुषोत्तम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जगदीश की तरक्की से कुसुम में घमंड आ जाता है। अब उसका व्यवहार सास ससुर के प्रति बदल जाता है। अब वो उनकी सेवा करने में आनाकानी करने लगती है और घर में वो ज्यादा रुचि नहीं दिखाती। एक दिन जयंती और कुसुम में किसी चीज को लेकर कहासुनी हो जाती है और जयंती कुसुम से कहती है, बहू, तुम्हारा व्यवहार कितना बदल गया है और मैं तो घर के कामों में भी तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। क्या सास ससुर के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए माँ जी, अब आप मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत कीजिए और हाँ, घर के कामों के लिए कोई नौकरानी रख लीजिए। मुझसे अब घर के काम नहीं होंगे। बहू, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। जयंती की ऐसी बात सुनकर कुसुम गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर शाम को जब जगदीश अपनी दुकान से वापस आता है तब कुसुम कहती है, देखिए जी, अब हम घर के कामों के लिए कामवाली रखते हैं। दिन भर घर के पूरे काम करके मैं कितना थक जाती हूँ और माँ जी है कि मुझ पर हमेशा रोब जमाती है। हमारा खुद का घर होता तो मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़ती। ऐसे ही कुसुम हमेशा जगदीश को माँ के बारे में कुछ न कुछ शिकायत करते रहती है और जगदीश के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगता है। उसे भी लगने लगता है कि गलती माँ की ही है और ऐसे ही एक दिन वो पुरुषोत्तम और जयंती से बात करता है। माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? पिताजी, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं और कुसुम अब दूसरे घर में रहेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है? कोई कमी नहीं है माँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे और कुसुम की रोज रोज की तू मैं से तंग आ गया हूँ। कुसुम तुम्हारे लिए सब कुछ करती है, फिर भी तुम उस पर रोब झाड़ते रहती हो। अब बस हो गया, हम यहाँ नहीं रहेंगे। बेटा, छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में चलते रहती है, पर उसके लिए क्या कोई घर छोड़ देता है? बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, ये तो कोई बात नहीं हुई। बाबूजी, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ और आपके उसूलों में जकड़ के नहीं रहना चाहता। आपकी ईमानदारी और उसूलों ने आपको दिया ही क्या है? आपका व्यापार अब भी वही के वही है और मैंने इतनी जल्दी तरक्की कर ली। बेटी की ये सब बातें सुनकर पुरुषोत्तम के मन को बहुत ठेस पहुंचती है और वो वहां से उठकर चले जाते हैं। अपने पिता के लिए इतना कठोर वचन सुनकर जयंती को जगदीश पे बहुत क्रोध आ जाता है
और वो अपने बेटे से कहती है, चुप करो जगदीश, अब बहुत हो गया। तुमने जो कहना था कह दिया। मुझे गर्व है तुम्हारे पिताजी की ईमानदारी और उनके उसूलों पर। एक शुद्ध और साफ पोशाक पे एक छोटा सा दाग भी शोभा नहीं देता। जो इंसान पूरे जीवन में सीधे रास्ते चला हो, उसके ऊपर बेईमानी का छोटा सा दाग भी लोगों की नजर में आ जाता है। ईमानदारी एक व्यक्ति की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन तुम ये नहीं समझोगे। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। अपने दिल पे पत्थर रखकर माँ उनको जाने के लिए कह देती है और 2 दिन बाद जगदीश और कुसुम घर छोड़कर चले जाते हैं। जगदीश और कुसुम अलग रहने लगते हैं। जगदीश अपना व्यापार आगे बढ़ाने में लग जाता है। एक दिन की बात है, पुरुषोत्तम के घर वहाँ के थाने के इंचार्ज मिलने आते हैं। विक्रम जी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? बस सोचा बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, तो आ गया मिलने। अच्छा, मुझे एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल विक्रम जी, बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बात दरअसल ये है पुरुषोत्तम जी, अगले सप्ताह मेरी बेटी की शादी है और आपकी दुकान से मुझे बहुत सा अनाज और अन्य वस्तुएं लगेगी, तो आप घर पर भिजवा देंगे? अवश्य ही भिजवा देता, लेकिन जितने मेहमान आपके यहाँ आएंगे उसके हिसाब से अनाज कम पड़ जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते? जगदीश के यहाँ से सारा सामान ले लो, उसकी दुकान तो काफी बड़ी है और अधिक मात्रा में आपको धान्य और वस्तुएं भी मिल जाएगी। अरे, जगदीश ने अपनी नई दुकान डाल दी है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो ठीक है, जैसा आप कहे। पुरुषोत्तम का धन्यवाद करके विक्रम जी वहाँ से चले जाते हैं। पुरुषोत्तम अब भी अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं और सोचते हैं कि उसके व्यापार में उससे कुछ मुनाफा हो जाए। और फिर आगे कुछ दिन बाद विक्रम जी की बेटी की शादी नजदीक आती है और वो जगदीश के यहाँ से सारा माल खरीद लेते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और ठीक 2 दिन पहले ही जब बावर्ची सारे सामान की जांच करते हैं तो पता चलता है कि बहुत से सामान में मिलावट और सस्ती क्वालिटी का है। जैसे ही विक्रम जी को ये बात पता चलती है, वो जगदीश को थाने बुला लेते हैं और उसकी दुकान में जांच के लिए फूड इंस्पेक्टर को भेज देते हैं। जांच में पता चलता है कि सारा माल मिलावट और लो क्वालिटी का है और इस तरह जगदीश की दुकान सील हो जाती है। थाने में जगदीश की अच्छे से खबर ली जाती है और जगदीश सारी सच्चाई विक्रम जी को बताने लगता है। विक्रम जी, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। लालच में अंधा होकर मैं मिलावट और जमाखोरी करने लगा और मेरा लालच बढ़ता ही गया और मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। काश मैं बाबूजी की राह पर चलता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। आइए पुरुषोत्तम जी, बैठिए। आप जैसे एक नेक और ईमानदार व्यक्ति का बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? पूरे शहर में आपका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। थानेदार साहब, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि मैं मेरे बेटे को अपने आदर्श और उसूल नहीं सिखा पाया। निराश ना होइए पुरुषोत्तम जी, वक्त बराबर अपना सबक सिखा देता है। और फिर ऑफिसर जगदीश को जमानत पर रिहा कर देते हैं और फिर सब मिलकर घर चले जाते हैं। और घर पहुंचकर जयंती अपने बेटे से कहती है, बेटा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, एक व्यक्ति जो ईमानदार है उसे हमेशा समाज द्वारा सम्मानित किया जाता है और धोखे और बेईमानी से मिली हुई सफलता थोड़ी देर के लिए प्रबल हो सकती है, लेकिन अंत में ईमानदारी की ही विजय होती है। बेटा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जयंती की ये बात सुनकर जगदीश को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और जगदीश अपने पिता से माफी मांगता है। जयंती और पुरुषोत्तम जगदीश को माफ कर देते हैं। कुसुम भी अपनी गलती की माफी मांगती है और आगे पुरुषोत्तम दुकान की पूरी जिम्मेदारी जगदीश पर सौंप देते हैं और घर पर आराम करते हैं और कुसुम भी उनकी मन से सेवा करती है।
और सब खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।